पर जनतंत्र और मित्रसेन मीत का कथा संसार, इस बात को हम सभी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आज की मनुष्यता एक बहुत ही कठिन दौर में से गुजर रही है। यह एक बहुत ही कठिन दौर है, एक ऐसा दौर कि हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो जनतंत्र है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो हाशिए पर है। और अगर हमारा लोकतंत्र हाशिए पर चला जाएगा, अगर हमारी जनतांत्रिक शक्तियां हाशिए पर चली जाएंगी, तो फिर समाज की क्या स्थिति होगी, समाज की क्या दशा होगी, हमारे राष्ट्र की क्या दशा होगी। और उसमें हम जैसे जो संवेदनशील लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, विचारक लोग हैं, चिंतक लोग हैं, जो इन सब चीजों को बहुत ही गंभीरता और शिद्दत से अनुभव करते हैं कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं, किस तरह से पिछले 60 वर्षों के लोकतंत्र और उपन्यास का एक बहुत ही सीधा रिश्ता है। और जब से हमारे दुनिया में लोकतंत्र आया, तो उस लोकतंत्र के साथ साथ हमारे यहाँ उपन्यास भी आया। संरचना में विघटन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस विघटन की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी जो एक वैचारिक दस्तक थी, जो प्रतिरोध के स्वर थे, वो भी उपन्यास विधा के माध्यम से उभर कर आए। तो मैं समझता हूं का है, और विशेषकर मित्रसेन मीत जैसा एक पंजाबी का इतना बड़ा उपन्यासकार जो इस पूरी की पूरी लोकतंत्र के जो संस्थाबद्ध रूप हैं, किस तरह से आजादी के बाद हमारे यहाँ जो लोकतंत्र जो है वो एक संस्थाबद्ध रूप में आया, और उसको किस प्रकार हमारे अंग्रेजों ने आकर हमारे यहाँ जो हमारा जो पारंपरिक जो एक सामंतीय ढांचा था हमारा, उसको तोड़ा, हमारी न्याय प्रणाली को तोड़ा, कोर्ट कचहरियां हमारे आगे स्टैब्लिश की, हमारे आगे वकील खड़े किए, और एक पूरी का पूरा एक पुलिस तंत्र खड़ा किया, ताकि उस पूरी की पूरी दमनकारी जो प्रक्रिया है, जो पूरी का पूरा जो दमन चक्र है, उसको खड़ा किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि विषयों को लेकर प्रधानमंडल में आने के लिए जो है अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए, और मित्रसेन मीत जी आप इन्हें कृपया मंच पर लेकर आए। के साथ एस तरसेम जी, विनोद शाही, मैडम प्रिंसिपल। समाज विज्ञान और साहित्य के बीच एक विश्लेषण का, जो विवेचन का एक नया जो एक इंटरडिसिप्लिनरी जो मुद्दा है वो खड़ा किया है। और समाज वैज्ञानिक अपनी समझ से जिस तरह से उन्होंने साहित्य का और हमारे जो समसामयिक जो राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, सामाजिक मुद्दे, उनके ऊपर बहुत गंभीर किस्म का इनका चिंतन है। और एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की विभिन्न यात्राएं जो हैं इन्होंने तय की हैं। जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विदेश मंत्री सरकारी विदेश यात्राओं पर जाते हैं, तो उनकी बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग जो है इन्होंने की है। और 1971 में इंडो पाक वार की रिपोर्टिंग करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और मैं समझता हूं कि एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, एक प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी के तौर पर इनका जो लेखन है, इनका जो चिंतन है, इनके विचारों में जो गंभीरता और गहराई है, उस चीज का अनुमान तो आप लोगों को समय लगेगा जब आप लोगों के साथ ये बातचीत करेंगे। पूरी दुनिया को अपनी वैचारिक पहलकदमियों से इन्होंने जिस तरह से खंगाला है, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने अपनी जो इनकी जो बुद्धिवादी जो इनकी जो सोच है, जो इनकी कल्पनाएं हैं, जो इन लोगों के पास गहन चिंतन है, उसके साथ ये चीजों का किस प्रकार विश्लेषण करते हैं, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं रामशरण जोशी जी और जितने भी हमारे बाहर से बहुत बड़े बड़े विद्वान अधिकारी हैं, उनका सभी का मैं विधि पूर्वक समय समय पर आप लोगों को जितना मुझे परिचय प्राप्त हुआ है वो मैं देता रहूंगा आप लोगों को। तो बहुत लंबा समय में आप लोगों के बीच में ना रहता हुआ, सबसे पहले हाशिए पर जनतंत्र और मित्रसेन मीत का कथा संसार, इस विषय पर सबसे पहले विनोद शाही जी को मैं आमंत्रित करता हूं। और विनोद शाही जी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि पंजाब के वो एक ऐसे प्रबुद्ध चिंतक हैं, इतने गंभीर चिंतक हैं कि इस समय हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हैं,
उनमें जिस तरह से इनके लेख छपे हैं उससे हमारे पंजाब का सर बहुत ऊंचा उठा है। मैं समझता हूं कि पंजाब, अगर कोई भी विचार चर्चा पंजाब में होगी और मैं समझता हूं उसके अंदर विनोद शाही उसके अंदर अपनी शिरकत ना करें तो उसको बहुत अधूरा माना जाता है। ये हमारी रहनुमाई भी करते रहते हैं समय समय पर, और इस समय पूरे भारत में इन लोगों ने अपनी लेखों के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से जो पहचान बनाई है वो भी उसी तरह की पहचान है जिस तरह की पहचान रामशरण जोशी जी की पहचान है। ये लोग बेसिकली एक साहित्यकार हैं, लेकिन एक साहित्यकार के साथ साथ ये बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वो सोशल एक्टिविस्ट किस तरह से हैं उनका आभास आप लोगों को इनके लेखन से और इनके व्याख्यान से लग जाएगा। तो बीच वक्तव्य के लिए सबसे पहले मैं आदरणीय विनोद शाही जी को जो है मंच पर आमंत्रित करता हूं ताकि हम एक अच्छी बहस की शुरुआत जो है वो कर सकें। डॉक्टर विनोद शाही। मैडम प्रिंसिपल, अध्यक्ष मंडल में उपस्थित मित्रगण, हेतु भारद्वाज जी, सुरेश पंडित जी और मेरे लिए अत्यंत सम्माननीय लाल बहादुर वर्मा जी, आप सब महानुभावों के बीच यहाँ खड़े होकर जब मुझे बोलने का दायित्व निभाना है, बीच वक्तव्य के लिए कहा गया है जिसका मैं अधिकारी नहीं हूं, लेकिन जो बात मैं गहराई से महसूस करता हूं और आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि कम से कम मैं आज अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूं कि मैं ऐसे मित्रों के बीच खड़ा हूं जिन्होंने साहित्य की प्रतिबद्धता की हम बहुत बातें सुनते रहे कि प्रतिबद्धता है और प्रतिबद्धता लोगों के साथ होनी चाहिए, जनता के साथ होनी चाहिए, उसके दुख दर्द में साझीवाल लोग आने चाहिए। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग जो केवल ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठ करके कलम घिसाई करते हुए अपना दायित्व निभाते थे, उनसे एक अलग तरह की पीढ़ी, एक अलग तरह की रहनुमाई करने वाले लोग हमारे बीच आज उपस्थित हो रहे हैं। जी की जितने मित्र यहाँ जिनके नाम अभी मैंने स्मरण किए हैं, ये सभी मित्र इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने साहित्य से अपनी समझ पाई है, बहुत सारे दूसरे विषयों से, समाज शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से अपनी गहराई पाई है और फिर लोगों के बीच में चले गए हैं अपने संदेश को ले जाने के लिए और पूरी प्रतिबद्धता के साथ गए। मैं विचार कर रहा था, अपने इन मित्रों से आग्रह किया कि आप लोग आएं और ज़रूर बातचीत कीजिए, तो लाल बहादुर वर्मा जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। वो शायद अपने भाषण में वो बात कहेंगे या मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगा कि वहीं से बात की शुरुआत करूं तो बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा कि भाई प्रेमचंद की एक कहानी के ऊपर, उसमें सूअर का बाड़ा आता है, तो कहते हैं हमने उस सूरों के बाड़े के आसपास उस कहानी को पढ़ा, उसके ऊपर गोष्ठी की, लोगों के बीच में बैठे और जब वो बातचीत की तो कहते हैं उस कहानी के जो अर्थ हमें वहां समझ में आए, वो अर्थ यूं पढ़ते हुए, उस पर चर्चा करते हुए हमारी समझ में नहीं आ सकते। साहित्य किस तरह से लोगों के बीच में जाकर अपनी गूंज अनुगूंज पैदा करता है, किस तरह से अपने गहरे अर्थों के उद्घाटन की ओर निकलता है, इस बात को लोगों के साथ वाबस्तगी करते हुए ही समझा जा सकता है। और आज जब हम मित्रसेन मीत के उपन्यासों पर चर्चा के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं, तो उसके पीछे भी एक मुख्य हमारी जो मुख्य सरोकार कहिए, वो यही रहा कि ये व्यक्ति लोगों के बीच में काम करता हुआ, साहित्य की उस तरह की ट्रेनिंग संभवतः मीत को नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मीत के उपन्यासों को पढ़कर कला की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से कई तरह के बात, कई तरह के सवाल उठाने की कोशिश की है, वो सब दरकिनार कर दीजिए। अगर एक विश्वसनीय अनुभव, एक प्रामाणिक अनुभव कोई उपन्यास आपको देता है, जीवन एक बेचैनी पैदा करता है, उस दुख दर्द को महसूस करने के लिए, उस दुख दर्द में शरीक होने के लिए जिसकी यंत्रणा को हर आम आदमी
जो न्याय व्यवस्था के बीच में से होकर के गुजरता है उसको महसूस करता है, तो ये उपन्यास सफल ही नहीं। इनके ऊपर गहरी चर्चा होनी चाहिए, और गहरी चर्चा इस लिहाज से नहीं होनी चाहिए कि मित्रसेन मीत बड़े उपन्यासकार हैं कि छोटे उपन्यासकार हैं, कि इन उपन्यासों के अंदर ये दिखाई देता है या वो दिखाई देता है। बात ये होनी चाहिए कि ये उपन्यास जो बेचैनी पैदा करते हैं उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या जिम्मेवारियां आयत होती हैं। हम इस व्यवस्था की बाबत क्या सोचें जो व्यवस्था इतनी घुटन भरी स्थितियों को, ऐसी संस्थाओं को जन्म देती है, लोगों को इस तरह की दुख तकलीफों के अंदर से होकर के गुजारती है। उस व्यवस्था को, उस देश को, उस दुनिया को लेकर हम क्या करेंगे, और उस दुनिया के अंदर हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके अंदर एक तब्दीली पैदा करने के लिए शिद्दत से किस तरह से बाहर आएंगे, क्या काम करेंगे। अगर ये बेचैनी हमें उन दिशाओं में सोचने की ओर ले जाती है तो एक उपन्यासकार सफल है। और मैं उसी पीड़ा को महसूस करते हुए उन सवालों को लेकर के आपके बीच में यहाँ उपस्थित होना चाहता हूँ, और उन सवालों को इन मित्रों से बांटने का अधिकारी मैं निश्चित रूप से नहीं हूँ, लेकिन अपनी पीड़ा को बांटने का अधिकारी हर व्यक्ति होता है। केवल उस लिहाज से मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। विषय हम लोगों ने विचार किया, इन्होंने कहा कि जनतंत्र दुनिया में आया तो उपन्यास आया। एक महत्वपूर्ण बात अभी मंच से उठी कि लोकतंत्र की बात आती है, दुनिया के अंदर फैलनी शुरू होती है, उधर से उपन्यास आता है। लेकिन हमारे यहाँ तो सवाल दूसरा हुआ है। सवाल ये हुआ कि अगर हमारे यहाँ जनतंत्र हाशिए पर नजर आता है तो उपन्यास भी मूल धारा का हिस्सा कैसे हो सकता है। तब उपन्यास को भी तो हाशिए पे होना चाहिए। अगर जनतंत्र के उठान के साथ, उसकी व्यवस्था के साथ, और जनतांत्रिक व्यवस्थाएं अगर उपन्यासों को जन्म देती हुई हमें दिखाई देती हैं, उसकी परिणतियों में बदलती हैं, और उसकी जो चरम सीमाएं हैं वो व्यवस्था की चरम सीमाओं की तरह उठती हैं, तो हमारे यहाँ उपन्यास किस तरह का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर जनतंत्र हाशिए पर गया है तो उपन्यास भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भुगत रहा है। और ये स्थिति निश्चित रूप से है। हालांकि बात मैं कुछ और करना चाहता था, लेकिन मुझे महत्वपूर्ण सूत्र मिला। मुझे लगा कि आरंभ में ये बात मैं आपसे जरूर साझी करूं। हमारे यहाँ जो पहले बड़े उपन्यास आए, महत्वपूर्ण उपन्यास, अगर आप चर्चा करें प्रेमचंद की एक लंबी सीरीज में आए हुए उपन्यास और उनके अंदर उसकी चरम सीमा पर उपस्थित गोदान, उस पर मुझे याद आती है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की टिप्पणी की। ये एक उपन्यास नहीं, ये तो दो उपन्यास है भाई। इसमें गांव एक तरफ खड़ा है, शहर एक तरफ खड़ा है, दो कथानक चलते हैं और दो कथानक अगल बगल में बैठे हुए हैं। इधर के लोग उधर को देखते भर हैं और उनसे कोई परिचय तो होता नहीं है, कोई आपसदारी होती नहीं है, और इसी दो तरफा विभाजन के अंदर जाता जाता वो उपन्यास समाप्त हो जाता है। ये परिणति, अगर उपन्यास हमें ऐसा कोई अनुभव देता है कि भारत के अंदर जो व्यवस्था आई उसने तो भारतीय व्यवस्था को कहीं बीच में से दो फांक करके रख दिया है। एक तरफ गांव खड़े हो गए, एक तरफ शहर खड़े हो गए। शहरीकरण जो आया, जनतांत्रिक व्यवस्था जो आई, और औद्योगिकरण जो आया, पूंजीवाद जो आया हिंदुस्तान में, वो तो औपनिवेशिक किस्म का आया। वो तो बड़ी गुलामी के दौर में से निकलता हुआ और उसके बड़े पतनशील रूप को हमारे यहाँ लेता हुआ आया, जिसको हम साम्राज्यवादी रूप कहते हैं। कि अंग्रेज आए हैं, यहाँ की माल की ढुलाई करके लेके जाना चाहते हैं। वो तो यूरोप की मंडियों में हमारा माल फेंकना चाहते हैं। हमारा औद्योगिक विकास कहाँ चाहते हैं, हमारा शहरी विकास को कहाँ चाहते हैं। वो तो सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक रेल मार्ग उन्होंने बिछा दिया है ताकि माल यहाँ से ढुलाई करें और यूरोप की मंडियों में माल आसानी से पहुंच सके। तो इस तरह का जनतंत्र, ये जनतांत्रिक व्यवस्था, किस तरह की जनतांत्रिक व्यवस्था वो लेकर के आए हैं, और किस तरह का संविधान वो लेकर के आए हैं कि कच्चा माल जाए यहाँ से और हमें पता भी ना चले कि एक अर्थतंत्र भी तो हमारा होना चाहिए। अगर जनतंत्र हमारा है, संविधान हमारे लिए बना है, हमारे लोगों की बात वो करता है, यहाँ की सत्ता हमारी है, तो अर्थतंत्र भी तो हमारा होना चाहिए। तो ये जो दो फांक हमारा उपन्यास है, गांव और शहर के बीच में अगर विभाजित उपन्यास हमारे यहाँ आरंभ में चला आया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के विकास की ये जो असमान गति है, हमारे यहाँ के विकास के जो अंतर विरोध हैं कि जो जनतंत्र आता है हमारे यहाँ, जो शहरीकरण आता है, जो पूंजीवाद आता है, वो तो सारा परजीवी किस्म का है, बाहर से आया है। हमें किसी दूसरे के ऊपर आश्रित बना देने के लिए ये पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर
ला करके खड़ी कर दी गई है, तो उसके बीच में से जो उपन्यास पैदा होगा वो उपन्यास इसी तरह का उपन्यास हो सकता है और दूसरी तरह का उपन्यास कैसे होगा? या फिर ऐसी परिणतियां होती हैं हमारे यहाँ के उपन्यास में, तमाम बड़े उपन्यास एक सीरीज के अंदर मैं याद करता हूँ, अगर मेला आंचल की बात आप करें, अगर आप, मुझे याद आता है मेला आंचल का, जो अपनी कुर्बानी दे देता है तो वो कुर्बानी उसका अंत है, तो आम व्यक्ति उसकी शिद्दत, उसका संघर्ष कहीं ना कहीं उसको हाशिए के ऊपर डालती हुई व्यवस्था हमें दिखाई देती है। तो उपन्यास उस तरह के उपन्यास होते हैं। हमारे यहाँ के उपन्यासों के पास ना उस तरह के सीधे सधे सधाए किस्म के कथानक आए, न वैसी परिणतियां आई, न वैसी व्यवस्था आलोचना करने वाले उपन्यास तक सीधे पहुंचे। अब ये महत्वपूर्ण बात मेरे लिहाज से अवश्य है जिस पर हमें विचार करना चाहिए कि उपन्यास अगर समाज के ऊपर टिप्पणी करने का दायित्व निभाता है तो उपन्यास भी और विमर्श भी दोनों एक साथ होता है। हमारे यहाँ के उपन्यास ने आरंभ से ही उपन्यास होते हुए साथ में विमर्श होने का दायित्व अपने कंधों के ऊपर संभालना शुरू कर दिया। वो बेशक उपन्यास के अपने कंधे इतने सशक्त, इतने मजबूत होते हैं या नहीं होते हम नहीं जानते, लेकिन उससे उपन्यास की कथा संरचनाएं जरूर चरमरा जाती हैं और बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। तीसरी दुनिया के उपन्यासों पर अगर पश्चिम के लोग चर्चा करते हैं कि भाई चंद उपन्यास इधर उधर आप देख लीजिए, कहाँ है प्रतिनिधि उपन्यास? बार बार सवाल उठाए जाते हैं। फ्रांस का प्रतिनिधि उपन्यास टेल ऑफ टू सिटीज ले लीजिए, दूसरे कई उपन्यास, रूस के उपन्यास ले लीजिए, रिजरेक्शन, वॉर एंड पीस, या एंड क्वाइट फ्लूज द डॉन, या अमेरिका की बात करें तो फार फ्रॉम द मेल्टॉल्स, या और बहुत सारे उपन्यास एक के बाद एक, मछुआरों के ऊपर, दूसरे समाज के दूसरे हिस्सों के ऊपर तमाम तरह के उपन्यास चले आते हैं और कहते हैं कि इनको पढ़ लीजिए, आपको समाज का पता चल जाएगा। टॉलस्टॉय को पढ़ लीजिए, समाज का पता चल जाएगा। तीसरी दुनिया के उपन्यासकारों पे बड़ी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते हैं कि भाई वो तो आयरॉनिक हो गए, कि भाई उसके अंदर तो व्यंग्य प्रमुख हो गया, कि उसके अंदर डिस्टॉर्टेड वर्जन हो गया, कि वो ग्रोटेस्क के उपन्यास हो गए, या वो अति यथार्थवाद में चले गए। तमाम तरह की बातें। अपना अति यथार्थवाद उनका एक व्यवस्था की आलोचना के रूप में आता है और तीसरी दुनिया के उपन्यास के कथानकों की संरचनाएं उन्हें कहीं ना कहीं गड़बड़ाती हुई नजर आती हैं, जो एक उपन्यास के शिल्प के लिए मॉडल नहीं बनती। मैं यहाँ ये सवाल आप लोगों के सामने रखता हूँ कि क्या उपन्यासों का जो विवेचन हम करते हैं आज के दौर के अंदर, उन उपन्यासों के विवेचनों के पीछे अगर हमारे पास समाजशास्त्र की दृष्टि नहीं है तो ये जो बंधी बंधाई शिल्प योजनाएं हैं या उनसे आने वाली हमारी समझ है वो हमारे किसी काम की नहीं है। दुनिया विकसित हो रही है, तीसरी दुनिया ने अपने उपन्यास अपनी तरीके से विकसित करने हैं। हम ये बात जब तक नहीं सोचेंगे, हमारे उपन्यासों की विकास धारा अपनी तरह की है और वो मौलिक है, और अगर वो कथा संरचना और विमर्श दोनों होने का दायित्व संभालने लायक होने लगी है किसी न किसी धरातल के ऊपर, तो ये हमारा अपना उपन्यास है, हमारी एक अपनी मौलिक समझ में से या अपनी मौलिक स्थितियों में से पैदा होने वाला उपन्यास है। और हमें अपने उपन्यास पर गर्व करते हुए, उन्हीं स्थितियों को देखते हुए, उपन्यास की मदद लेते हुए सामाजिक व्यवस्था के बदलाव के सवालों पर सोचना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारियों पर सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। ये साहित्य हमें, अगर कोई साहित्य कृति, महत्वपूर्ण कृति कोई आईना दिखाती है, प्रश्न खड़े करती है, तो हम विचार करें कि हमारे ये उपन्यास इस तरह के क्यों हैं और वो कहाँ तक हमें लेकर के जा रहे हैं। और उस कड़ी में अगर मित्र सेन मीत के उपन्यासों को आज हम चर्चा करने के लायक मानते हैं, तो मैं यहाँ हाशिए पर गए हुए जनतंत्र के एक दूसरे पहलू से आपके साथ मुखातिब होना चाहूंगा। आजादी के दौर में हम लोग लड़ रहे थे, जो महत्वपूर्ण काम हुए उस दौर के अंदर लड़ते हुए, गोखले साहब, तिलक, उसके बाद चलते चले आए महात्मा गांधी, भगत सिंह, बड़ी लड़ाइयां कोर्ट कचहरियों के अंदर न्याय व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हुए और वहां से जारी करते हुए वक्तव्यों के भीतर से आती है। एक तरफ सोशल एक्टिविज्म है और उसकी कल्मिनेशन जहां होती है वो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था के आसपास आकर के खड़ी हो जाती है।
गांधी थोड़ा आगे जाते हैं, वो कहते हैं केवल न्याय व्यवस्था की लड़ाई लड़ने से नहीं होगा, इस लड़ाई को हमें आर्थिक लड़ाई में बदलना पड़ेगा, स्वदेशी की लड़ाई में बदलना पड़ेगा, कहीं अर्थतंत्र पे भी चोट करनी पड़ेगी। वो इसकी दूसरी डायमेंशन है जो गांधी के आने के बाद उभरती है। लेकिन आरंभ से जिस तरह से हम लोग लड़े, उस गुलामी से, उस औपनिवेशिकता से, जनतंत्र के उस आरोपित रूप से जिस तरह से हम लड़े, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था आकर के खड़ी हो गई। और कोई वजह है कि ये इस न्याय व्यवस्था के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए हमें जब कोई बात करने की जरूरत पड़ती है तो एकदम पूरी व्यवस्था याद आती है। आज भी याद आता है कि हमारे देश के अंदर जनतंत्र की स्थिति क्यों है, ये आलोचना करने लायक वस्तु क्यों बन गई है। क्या हमें जनतंत्र का ही बदल सोचना होगा, जैसे गांधी सोचते थे कि जनतंत्र तो बांझ है, कि वो वेश्या है, कि उसके भीतर से तो कुछ अच्छा पैदा नहीं होगा, वो तो जारज संतान है पश्चिम की। वो इस ढंग से अगर सोच रहे थे तो क्या भारत के पास कोई अल्टरनेटिव, कोई विकल्प है इस जनतंत्र का? और क्या इस लड़ाई को लड़ने के लिए वाकई न्याय व्यवस्था पर हमारा ध्यान केंद्रित होना जरूरी हो गया है? ये सवाल मित्रसेन मीर के उपन्यासों को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से हमारे भीतर कहीं ना कहीं गहराई से जगते हैं। और यहाँ एक और चीज की तरफ मैं इशारा करूंगा जिसकी वजह से मित्रसेन मीर के उपन्यास मुझे और गहराई से विवेचन करने लायक कृतियां लगते हैं। भारत को अगर हम देखें और भारत की न्याय चेतना को और उस गहरी मिथकीय चेतना को देखें तो मैं याद करता हूं कि हमारे यहाँ जो ईश्वर की अवधारणा निकल करके आती है, और ईश्वर दुनिया में दिखाई देता वो तो मौत का चेहरा है, यमराज का चेहरा, पीछे ईश्वर छिपा हुआ है। तो यम के रूप में जो ईश्वर है, जितना वो दुनिया के अंदर झलकता है वो न्यायकारी है। उसको तो हमने कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था के केंद्र में लाकर के कहीं खड़ा कर दिया है और उसको एक गति दे दी है न्यायाधीश की कि भाई तुम फैसला करो, सारी दुनिया जो है इसके कर्मों का हिसाब किताब रखो। वही खाता खोल दिया गया है कि हिसाब किताब कर दो, जिसके खाते में जो हो, असली न्याय तुम्हें करना है। अब ये जो विचार पैदा हुआ होगा मिथकीय दौर में, वो संभवतः इस लिहाज से पैदा हुआ होगा कि दुनिया में तो भाई न्याय दिखाई नहीं देता। अब जब दुनिया में जो चीज नहीं होती उसको हम ईश्वर की धारणा के साथ जोड़कर वहां उसका सार्थक खोजने की कोशिश किया करते हैं। तब हम एक धारणा बना लेते हैं, हमारे सामने उस तरह के पात्र खड़े हो जाते हैं जैसे यहाँ ईश्वर और यमराज ये दंडधारियों के रूप में पैदा हो गए और वो दंड देते हैं और न्याय करते हैं। तो और असली न्याय वहां जाकर के होता है। और ये हमारी लोक चेतना के अंदर बड़ी गहराई से ये बात है। हर व्यक्ति कहता है भाई हिसाब तो देना पड़ेगा, आखिरकार तो न्याय होगा, हर चीज का न्याय होगा, मत करो छल कपट, मत करो इस तरह की बातें, ये जो तुम सारी बातें कर रहे हो, झूठ मत बोलो, किसी से फरेब मत करो, पैसा मत ऐंठो, कत्ल मत करो, ये चीजें यूं ही पड़ी हुई हैं लोक चेतना के अंदर। लेकिन वो ईश्वर के पर्दे के पीछे पड़ी हैं, वहां से जरा ईश्वर को हटा दीजिए और इस लोक चेतना की थोड़ी हम अपने धरातल पे खड़े होकर थोड़ी व्याख्या करने की ओर अपना रुख करें तो साफ दिखाई देगा कि पूरा भारत अपनी चेतना के धरातल पर न्याय व्यवस्था के विकल्प की बात सोचता हुआ अपने दर्शन को विकसित करता और यहां तक चला आता है। हमारे आज के दौर तक हम कहीं ना कहीं गहराई के अंदर उस न्याय व्यवस्था के ऊपर केंद्रित हैं जो सत्ता का असल चेहरा होता है। सत्ता तो पीछे छिपी है। पश्चिम में जितनी ये इनकलाब हुए, रक्त रंजित क्रांतियों के माध्यम से आए, जनतांत्रिक क्रांति भी रक्त रंजित है, उसकी ओर भी थोड़ा सा मैं इशारा करना चाहूंगा आगे चल करके। ये जो सब हो रहा है वहां पर सत्ता के परिवर्तन के ऊपर ध्यान केंद्रित है। सत्ता को बदलिए। हमारे यहाँ सत्ता पीछे खड़ी है, न्याय व्यवस्था आगे खड़ी है। हम न्याय व्यवस्था को आगे कर लेते हैं और हम सत्ता की व्याख्या भी उसी लिहाज से करते हैं। उन व्यक्तियों को केंद्र में रखते हैं। हमारे नायक, बड़े नायक कौन हैं? अगर राम नायक हैं या विक्रमादित्य नायक के रूप में उभरते हैं या मध्य का और आगे आ जाए मुगल काल में जहांगीर हमें एक न्यायप्रिय शासक लगता है या अकबर लगते हैं, तो ऐसे लोगों को लोक चेतना ने केवल एक कारण से अपना लिया या अपने अंदर गहराई से आत्मसात किया कि भाई वहां ऐसा न्याय मिलने की उम्मीद हो सकती थी इन शासकों के पास जिसमें आम आदमी की शायद कोई पहुंच रही होगी।
कि विक्रमादित्य वेश बदल कर आएंगे, हमारे दुख दर्द का कच्चा चिट्ठा ले जाएंगे और कल को न्याय हो जाएगा, कि जहांगीर के एक घंटा बजाएंगे चौक के अंदर जाकर के वहां तक आवाज पहुंच जाएगी, शायद हमारी बात सुनी जाए। तो न्याय व्यवस्था के विकल्प की बाबत जो कुछ लोक चेतना में ये तमाम इससे कहानियां और चीजें हमने इकट्ठी करके अपने भीतर कहीं गहराई के अंदर आत्मसात करके रखी हुई हैं, कहीं ना कहीं हमारी वो लोक चेतना काम कर रही है जिसके केंद्र में न्याय व्यवस्था बैठी हुई है, और हम न्याय व्यवस्था के ऊपर केंद्रित होकर के अपनी चेतना का विकास करते हैं। और एक चीज और जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, और यहाँ पे ये बात आपसे साझा कर लेता हूं मैं, कि यहाँ पे जब यमराज के बही खाते की बाबत मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि भारत तो शुरू से कुर्बानियों का देश रहा, तो बही खाता तो केंद्र में रहेगा ही, तो हिसाब किताब करने वाले लोग हैं हम। तो हमारे यहाँ क्या ये मुमकिन नहीं कि इस हिसाब किताब करने वाले देश की चेतना इस पूंजीवाद के दौर में, अर्थतंत्र के केंद्रित हो जाने के दौर में, यहाँ पर एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था की खोज के लिए हम शायद कहीं और गहराई से सोच पाएंगे और ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी पूरी दुनिया के मंच के ऊपर निभाने के लायक हो सकेंगे। क्या कहीं ऐसी बात की ओर ये पूरी की पूरी परंपरा धारा हमारा हाथ पकड़कर हमें उधर तो नहीं ले जा रही है? और मित्र से मीत के उपन्यासों को बड़ी ध्यान से मैं खोजता रहा, बीच बीच में इस तरह के संकेत आते हैं। कई न्यायाधीश इस तरह के दिखाई देते हैं, सब तरह के काम कर रहे हैं। एक न्यायाधीश कई तरह के मुकदमे सुनता है, कई तरह का दबाव भी झेलता है, उसके मुताबिक चलता है, फिर अचानक उसके जीवन के अंदर कोई छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, उसके अपने बेटे के साथ हादसा हो जाता है, बदल जाता साधु सिंह, और बदल करके अचानक वो न्याय करने लगता, और लोगों को लगता है कि भाई इसकी कचहरी के अंदर मुकदमा गया तो अब न्याय होगा, इसलिए यहां मत जाए, यहां न जाए, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित है सबका, क्योंकि अगर न्याय हो गया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। और ये परिभाषा देखिए जो मित्र सेन मीत के उपन्यास हमें देते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी हो गई कि अगर उसमें कोई एक न्यायाधीश न्याय करने लगता है तो हम सब पूरे के पूरे लोग, अपराधी भी निरपराधी भी, सब लोग मिलकर के इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई इसके कचहरी के अंदर ना जाए, क्योंकि ये तो फैसला फिर उस तरह का सुनाएगा जो हमारी सुविधाओं के मुताबिक नहीं होगा। हमने न्याय को किस तरह से अपने इस भ्रष्टाचार के पूरे तंत्र के अंदर ढाल करके अपनी सुविधा बना ली, और वो सत्ता की सुविधा नहीं है। उस सत्ता की सुविधा में पूरा का पूरा उच्च वर्ग और मध्य वर्ग दोनों शरीक हो गए, निम्न वर्ग हाशिए के ऊपर है। तो हाशिए पर अगर कोई है तो वंचित लोग हैं, आम लोग हैं, साधारण जन है, वो तो हाशिए के ऊपर पहले से बैठे हुए हैं। उनकी सुनता कौन है? उनके मुकदमे कहां जाएंगे इसकी परवाह कौन करता है? और अगर एक निरपराध आदमी को, एक जेब कतरे को उठा करके बड़े बड़े संगीन जुर्मों के लिए कहां दूर तक धकेल दिया जाता, पूरी जिंदगियां बर्बाद कर दी जाती हैं, तो किसको चिंता है? हाँ, एक उच्च वर्ग का आदमी, उसके ऊपर मुकदमा चल जाए, कोई राठौर के ऊपर मुकदमा चलता हो, पूरा देश उसके अंदर रुचि रखता है। एक किसी डॉक्टर की तफ्तीश हो रही हो, पूरा देश टीवी के ऊपर आंखें गड़ा करके बैठ जाता है कि भाई इसकी बेटी का कत्ल हुआ, ये जिम्मेवार है या कोई दूसरे लोग जिम्मेवार हैं। और अगर उस व्यक्ति को पकड़ करके 4 दिन के लिए हिरासत के अंदर रखा गया है तो पूरा देश उसके लिए चिंतित हो जाता है कि भाई एक डॉक्टर को पकड़ के 4 दिन बिना कारण से रख लिया, बड़ा जुल्म हुआ। और जिन गरीब लोगों को, वंचितों को महीनों महीने अंदर रख दिया जाता, आवाज तक नहीं उठती। और ये चलन है पूरा व्यवस्था, पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था भयानक रूप से दमनकारी चरित्र वाली व्यवस्था हो गई। लेकिन उसके अंदर क्यों ये व्यवस्था बची रह गई है? क्योंकि उच्च वर्ग और मध्य वर्ग दोनों की साझेदारी से ये व्यवस्था चलाई जा रही है, उसको सुविधा बना लिया गया है। और मुझे याद आता है कि गांधी हिंद स्वराज में एक जगह ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो जनतंत्र आया, ये जो न्याय व्यवस्था आई, ये उच्च वर्ग और अंग्रेजों की मिलीभगत से आई। दोनों इकट्ठे हो गए हिंदुस्तान के अंदर और दोनों ने दमन करना शुरू कर दिया है। तो दोनों की वजह से आई है, आम आदमी तो इससे बाहर है। चलते चलते गांधी के समय तक मध्य वर्ग का विकास उतना नहीं हुआ था। अब मध्य वर्ग के भीतर से भी एक बड़ा
समूह निकल आया। निम्न मध्य वर्ग की बात रहने दीजिए, वो तो साधारण सामान्य व्यक्ति है। दुनिया में कहीं भी जिस तरह का मध्य वर्ग जब हम बात करते हैं, वैसा मध्य वर्ग उतने कम कीमत वाला या 2000-5000 रुपए महीना कमाने वाला कोई अध्यापक या कोई रिक्शा चालक जब एक जगह खड़े हो तो उसको मध्य वर्ग कहना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमारे यहाँ मध्य वर्ग की परिभाषाओं के ऊपर थोड़ा विचार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उच्च मध्य वर्ग और उच्च वर्ग ने तो हाथ मिला लिए हैं और इस तरह की न्याय व्यवस्था एक हमारे सामने खड़ी कर ली है, जिसके पीछे खड़े होकर वो अपना दमन चक्र चलाए रख सकते हैं और कभी व्यवस्था के बदल के बारे में सोचते नहीं। और वो जो पश्चिमीकरण जिसकी ओर इशारा किया गया था कि ये जनतंत्र तो बाहर से आया, अब ये बात हमें समझ में नहीं आती कि आरोपित है, ये तो पश्चिम की लाई हुई चीज है। इसको अगर हम अब थोड़ा शक्ल बदल कर यूं समझ लें कि भारत से अंग्रेजी आज तक नहीं जा रही, कॉन्वेंट की शिक्षा आज तक नहीं जा रही, वो हमारी जरूरत है, सबकी जरूरत है। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाना चाहते हैं कि भाई किसी एमएनसी के अंदर उनकी जगह बने या वहां से होते हुए वाया एमएनसी एक रूट बने और विदेश चला जाए हमारा बच्चा, तो बस जिंदगी बन गई। पूरा का पूरा मध्य वर्ग इस प्रवासी कृत मानसिकता के अंदर आकर के खड़ा हो गया है। तो ये पूरा का पूरा तंत्र तो बन गया और ये पश्चिमीकरण है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी व्यवस्था ज्यों की त्यों खड़ी कर ली जाती है। और न्याय होने लगेगा तब तो बड़ी भारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। फिर पैसे से आप खरीद कहां सकोगे? अब ये जो पूंजीवाद का भ्रष्ट चेहरा है, जिस साम्राज्यवाद शब्द से हमें बात समझ में नहीं आती, लेकिन भ्रष्ट बना करके लोगों को सत्ता को खरीद लिया जाए, ये भी तो साम्राज्यवाद का एक रूप है। और इसके ऊपर नोम चॉम्स्की और दूसरे लोगों ने बार बार लिखा कि किस तरह से सरकारें खरीद ली जाती हैं, उनके मत खरीद लिए जाते हैं, बहुमत को खरीदने के लिए पैसा बहा दिया जाता है तीसरी दुनिया के देशों के अंदर ताकि वर्डिक्ट उनकी फेवर के अंदर चला जाए। तो ये एक नई तरह की गुलामी का तंत्र है, एक जाल है जिसके अंदर पूरी दुनिया को उलझा करके रखा गया है। और इस तरह की न्याय व्यवस्थाएं जिनको भ्रष्ट बना दिया गया ताकि दमन जारी रह सके, ताकि सामान्य लोग को हाशिए के ऊपर रखे रखना जारी रखा जा सके। तो इस तरह की तमाम स्थितियां हमारे यहाँ अभी भी वाबस्ता हैं। और मित्र सेन मीत के उपन्यास पढ़ते हुए निश्चित रूप से हमारा ध्यान इन तमाम सवालों के ऊपर जाता है कि भाई न्याय व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी सत्ता व्यवस्था कैसी होगी, अब हमें सोचना पड़ेगा उसकी संस्थाएं कैसी होंगी, उस संस्थाओं को खड़े करने वाला संस्कृति का तंत्र जो अभी भी अभिजन के हाथ में है, अभी भी उच्च वर्ग और उच्च मध्य वर्गीय मानसिकता और उसके हितों की रक्षा करने वाले लोगों के हाथों के अंदर है। तो उसके साथ हम करें क्या? ये तमाम सवाल और ये बेचैनी हमारे इन उपन्यासों को पढ़ते हुए निरंतर होती है कि भाई हम करें क्या। और ऐसी बेबसी की रास्ता कोई नहीं है, और अगर रास्ता कोई नहीं है तो रास्ता तो निकालना पड़ेगा। फिर तो इसके बिना गुजारा नहीं होगा। लेकिन वो कैसे निकलेगा और किस तरह से एक भविष्यमुखी संरचना की तरफ हम आएंगे, और उसके लिए भारत में अगर हम फिर दोबारा से उसी परंपरागत न्याय व्यवस्था की तरफ ध्यान दें तो हमारे यहाँ बात उठती है कि भाई मनुष्य को केंद्र में तो लाना पड़ेगा। और जब हम मनुष्य को केंद्र में लाने की बात कहते हैं तो उससे कई दफा बहुत विभ्रम पैदा होता है। मनुष्य का मतलब होता है एक वर्ग विहीन चेतना वाला आदमी जो बटा हुआ ना हो। और अभी तक तो यही हुआ कि जो अतीत और मध्य काल तक चली आ रही सारी व्यवस्थाएं उच्च वर्ग के हाथ में केंद्रित है, उसके बाद मध्य वर्ग उसके अंदर शिरकत करने लगता है। तो कहीं ना कहीं वर्ग विभाजित मानसिकता की दखल से पैदा हुआ संस्कृति तंत्र और न्याय तंत्र हमारे सामने है। वो वैसी की वैसी दखल है। और आप देखिए कि वहां क्या साजिश होती है। मनुष्य को केंद्र में लाने का मतलब है कि वर्ग विहीन चेतना वाले आदमी को लाने की बात। तो साजिश ये होती है कि जब अतीत की बात उठाएं वहां पर मनुष्य को देवी बना दिया जाता है। अब देवी हर आदमी तो हो नहीं सकता, देवता तो अभिजन होगा, कोई बड़ा आदमी होगा। शरीर को पवित्र घोषित कर दीजिए, उसको देवता बना दीजिए, तो मनुष्य देवोचित है। और न्याय क्या होगा कि भाई यज्ञ किया गया है, उसमें सब लोग अपनी आहुतियां डालिए, यानी अपना कर टैक्स जो भी है वो अंशदान उसके अंदर डालिए, और जो यज्ञ शेष बचता वो किसमें बटेगा? वो तो भाई देवों का अधिकार है, देवा भागम। और उसी देवों के भाग को बांटने वाली एक स्थिति के अंदर उसको खपा लिया जाएगा, आत्मसात कर लिया जाएगा। तो ये व्यवस्था आप देखिए
किस तरह से अभिजन को केंद्र में लाकर, देवता को केंद्र में लाकर मनुष्य का पवित्रीकरण करते हुए आम आदमी को उससे बाहर कर दिया जाता है, चुपके से बाहर कर दिया जाता है। बेशक मध्यकाल में आवाज उठती है कि भाई आप आम आदमी को बाहर कैसे करते हो, ईश्वर तो हर एक देह के अंदर निवास करता है, हर एक देह के अंदर, तो हृदय के अंदर देखिए, अंदर निगाह घुमाइए, वो राम तो आपको वहां छिपा हुआ दिखाई देगा। भक्ति काल के संत हमारे सामने इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं उपस्थित होते हैं। लेकिन तब हालात जब ये थोड़ा सा शिल्पी वर्ग पैदा होना शुरू हुआ था, व्यापार तंत्र हमारा सामने आया और शहरीकरण की एक खास तरह की मात्रा सामने आई, भक्ति काल का आंदोलन उसके साथ साथ चलता है और वहां से थोड़ा थोड़ा मध्यवर्ग विकसित होते होते हमारे आज के दौर के मध्यवर्ग के विकास तक पहुंचता है। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे संस्थाकरण होता जाता है, तो मनुष्य की बात कम, संस्थाकृत मनुष्य की बात ज्यादा होने लगती है कि भाई ये संस्थाएं पवित्र हैं, इन संस्थाओं को बचाइए, इन संस्थाओं की हिस्सेदारी के साथ अगर मनुष्य चलेगा तो वो मनुष्य है। तो ये मनुष्य एक नई तरह का मनुष्य आया जिसको आधुनिक काल में परिभाषा दी कि भाई ये नागरिक मनुष्य है। अब नागरिक शब्द भी सोचने लायक है, सिटीजन, नगर में रहने वाला। अब ये जो इस तरह के शब्द आते हैं, ये यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो शहरीकरण का एक बड़ा व्यापक रूप और उठान वाला रूप और बड़ा पॉजिटिव, बड़ा विधायक रूप आया, उसके साथ कहीं ना कहीं इन शब्दों का विकास हो जाता है। लेकिन तीसरी दुनिया के मुल्कों में इन शब्दों का क्या करें? ये शब्द यहाँ फिर वही दरार डालते हैं जहाँ शहर और गांव हमें विभाजित लगते हैं, जहाँ सवर्ण और वंचित लोग हमें विभाजित लगते हैं, दोनों के बीच ऐसी दरार है। और मित्रसेन मीत के उपन्यासों में साफ दिखाई देता है कि उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के लोग न्याय व्यवस्था का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और निरपराध लोग, सामान्य लोग, निम्न कोटि के लोग, वंचित लोग कैसे फंस रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। अब जिंदगी तबाह हो रही है उनकी और वो लोग हाशिए पर है। तो ये जो हाशिए पर जनतंत्र है, ये असल में उन लोगों के हाशिए पर जाने के हालात हैं जिन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। और इस हाशिए पर गए हुए लोगों की बाबत हमें सोचना होगा। बेशक यहाँ अगर जनतंत्र हाशिए पर जाता तो हमारे सामने सवाल जनतंत्र को बचाने का भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ और आए, हो सकता है समाजवाद आए, न आए समाजवाद तो कोई नया मनुष्य तंत्र आए, जो भी आए, लेकिन वो मनुष्य के पक्ष में होना चाहिए। मनुष्य, किस मनुष्य के पक्ष में? यानी दैवी मनुष्य का युग चला गया, नागरिक मनुष्य का युग चल रहा है। अब अगला जो मनुष्य आएगा वो मनुष्य जन होगा। जन के रूप में मनुष्य को बचाने की बात संभवतः हमारे सामने आएगी। इस संदेश के साथ मित्रसेन मीत के उपन्यासों को हम लोग पढ़ें, उसकी गहराई में उतरें और उस बेचैनी को लेकर अपने घरों में जाएं और सोचें कि हमें इस व्यवस्था को बदलने के लिए कहां अपनी हिस्सेदारी निभानी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।